नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं रांची एजेंडा झारखंड में। हम उस रोड मैप की बात कर रहे हैं कि दिक्कतें कहां हैं, और चूंकि आप युवा हैं तो क्या थोड़ा हटकर नहीं देख सकते? यही सपना तो तोमर साहब हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज इस प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार हम बोलते हैं जी। आप अलग राज्य बनने के बाद से आप देखेंगे इस प्रदेश के साथ एक बड़ी त्रासदी रही कि सबसे बड़ा दल वो सत्ता से बाहर, उसके बाद जो दल है वो भी सत्ता से बाहर, प्रत्यक्ष अपरोक्ष समर्थन, और प्रत्यक्ष या अपरोक्ष तरीके से समर्थन करके एक निर्दलीय के हाथों में पूरे झारखंड ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया में झारखंड को बदनाम करने का ये षड्यंत्र हुआ है। और उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ही ये जो अलग राज्य के लेकर, मैं बार बार इस बात को इसलिए उद्वेलित कर रहा हूं कि यहाँ के नौजवानों का जो सपना था, अबुआ राज का जो सोच था, हमारा अपना कॉलेज होगा, हमारा अपना सड़क होगा, हमारा अपना रोजगार का संसाधन होगा, हम अपने हिसाब से चीजों को चलाएंगे, इस राज्य का संचालन करेंगे, यही राज्य का सपना था। आनंद जी दोबारा आपके पास मैं आएंगे। इसलिए दोबारा एक बार आएंगे आपके पास। मैं इसलिए एक थोड़ा सा इसको इस बात को पूर्ण करने दें आप जी। जब इस बात को जाएंगे तब यह ध्यान में आएगा कि अवरोध क्या हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रदेश में एक निर्दलीय व्यक्ति के हाथों में सत्ता सौंप करके और लगातार इस राज्य को अस्थिर किया गया। उस त्रासदी को लोगों ने देखा है आनंद जी। नहीं, अस्थिर किया गया। और आज जब अस्थिर सरकार का, हम कल की बात कर रहे हैं, कल वही मैं आ रहा हूं जब अस्थिर सरकार का जनादेश इस राज्य की जनता ने दिया तो निश्चित रूप से जो तेज गति से विकास का जो सपना है, आज वो सपना हर क्षेत्र में पूरा हो रहा है। देखिए वो हर क्षेत्र में पूरा हो रहा है। वो जनता तय करेगी। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि जो लीडरशिप होता है, आप चूंकि कल के नेता हैं, आप आज के नेता हैं, चूंकि हमने पहले ही कहा कि ये जो पूरा राज्य है संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है, फिर भी हम तरक्की क्यों नहीं कर पाते हैं, हम आपसे उसको नजदीक से समझने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तमाम जनता जानना चाह रही थी। कुणाल जी, अगर हम पूरे झारखंड को देखें, इसके संभावना को देखें, पोटेंशियल को देखें, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं, कहां फंस जाते हैं? तोमर जी, सबसे पहले तो मैं मेरे विधानसभा में सहयोगी और बड़े भाई अनंत ओझा जी ने जो बात कही, क्योंकि किसी भी राज्य की कैसे वो बढ़ेगा इसकी संभावना को तलाशने के पहले हमें उसे पास्ट में जाना चाहिए। तो आप क्रिकेट देखते होंगे जी। जब वर्ल्ड कप होता है, अगर सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई करते हैं अलग अलग तरह से, अगर पहले सेमीफाइनल में भारत हार जाता है तो हम दूसरे सेमीफाइनल के लिए क्या कामना करते हैं कि पाकिस्तान भी हार जाए, और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। वो बोरोड सेलिब्रेशन कहलाता है। कुछ इस तरह की हालत भारतीय जनता पार्टी की है। गुरुजी ने आंदोलन किया, गुरुजी ने अपना जीवन, अपना सुख शांति, अपना परिवार सब कुछ न्योछावर किया उस झारखंड आंदोलन के लिए। चूंकि वाजपेयी जी के समय में झारखंड क्रिएट हो गया तो पूरा क्रेडिट भाजपा वाले लेना चाहते हैं, जबकि इन लोगों ने तो झारखंड नाम तक को नहीं स्वीकारा था, वनांचल नाम देना चाह रहे थे। हमने सवाल दूसरा पूछा था। एक मिनट, मैं दूसरी बात जो इन्होंने बार बार, आज फिर भी 19 सालों में 15 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को यहां शासन मिला है, उन्होंने शासन किया है। युवाओं की बात आप कर रहे हैं। आज युवाओं को समझने के लिए, युवाओं के लिए कौन सी योजनाएं होने के लिए सबसे बड़ी जरूरी एक संवैधानिक संस्था बन सकती थी, यूथ कमीशन, वो आज कितने सालों से डिफंक्ट है। इस सवाल को मैंने विधानसभा के पटल पर कई बार उठाया है। देखिए, प्रायोरिटीज पे आपके यूथ कहां है? कुणाल जी, यूथ में अगर आप युवा जो कमीशन जिसकी आपने बात करी जी, जो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर हम बात ही नहीं करते जी। बिल्कुल, जो आपके युवा हैं, मैं मैं अनंत ओझा जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, जब राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया इस राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव में जी, इनके घोषणा पत्र में कई बातें थी, युवाओं का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा, गरीबी दूर होगी, लेकिन इन्होंने प्राथमिकता के आधार पर क्या किया? ऐसी 4 चीजें की जो इनके घोषणा पत्र तक में नहीं था। CNTSPT का संशोधन, गलत तरीका से स्थानीयता नीति को जबरदस्ती परिभाषित करना, 17,000 विद्यालयों को बंद करना, स्कूलों के, अस्पतालों के बगल में शराब की दुकानें खोलना, क्या ये इनके घोषणा पत्र में था? क्या ये इनके घोषणा पत्र में था? नहीं था। हम मुद्दे पर, तो घोषणा पत्र को छोड़कर ये कौन सी प्राथमिकताएं तय कर रही है सरकार? उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन चूंकि हमने जो आपको बुलाया, एक मकसद से बुलाया इस मंच पे, हम बहुत ही बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। एक मिनट प्लीज शांत हो जाएं, प्लीज शांत हो जाइए।
आप रांची के जनता है, अरे थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या माहौल बनाया आप लोगों ने? अरे हम को एनालाइज करना, अगर वैसे निर्णय लिए जाते तो कहीं ना कहीं जो इंप्लीमेंटेशन क्राइसिस दिखती है झारखंड में, वो हम बेहतर कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन, ये दो ऐसी समस्या है जो कि हम अभी बात कर रहे थे। सीआई के लोगों से बात किया, फेडरेशन ऑफ चैम्बर कॉमर्स से बात किया, सुबोध जी और सीपी सिंह जी भी करीब करीब उसी लाइन पे बात कर रहे थे। हालांकि बात करने का थोड़ा जोनर बदला, हो हंगामा हुआ। हम वही जानना चाहते हैं कि क्या जो पॉलिटिकल मास्टरी है उसमें हम कहीं कमजोर पड़ जाते हैं क्या? इसलिए हमने युवा राजनीतिज्ञों की बात की। अनंत ओझा जी, जो एक दर्द है कि ब्यूरोक्रेट्स हमारे बात नहीं मानता। तोमर साहब, दो विषय है जी। पहली बात, आपने कहा इस राज्य के युवाओं की सोच और उसकी संकल्पनाओं को पूरा करने में हम कितने सक्षम हैं, राजनीतिक दल कितने सक्षम है। जी, पहले इसका उत्तर मैं आपके सामने अपने विचारों को रखते हैं कि आप कल्पना करिए कि जिस प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश के नौजवानों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, जिस प्रदेश के नौजवानों ने सिद्धो कानू और चांद भैरव जैसे युवा, जिसके आदर्शों, जिसने शिक्षा नहीं पाया लेकिन इस प्रकार के एक व्यापक जन आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया और अंग्रेजों को भाग खड़ा करने में और उस समय कुरीतियों को भगाने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा का भी यही कहानी है। उस प्रदेश के नौजवान जब अलग राज्य की लड़ाई लड़ते हैं और अलग राज्य के सपनों को लेकर के, उन्हें अलग राज्य का लड़ाई का सपना आधार क्या था उनका, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आप इसलिए मैं विषयांतर नहीं कर रहा कि पहला नौजवानों के हाथ था कि अबुआ राज आएगा, हमारे हाथों में रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये पहला था। जब रोजगार देने की बात आई, हमारे छोटे भाई भी हैं विधानसभा में, हमारे साथी हैं कुणाल जी, विदेशों में भी काफी पढ़ाई करके आए हैं। मैं छोटा सा इस राज्य की देशन अंदाज में कहता हूं कि जब इस प्रदेश के नौजवानों के हाथों में रोजगार आने की बात थी, अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी। आप एक तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं, हम राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ करके, जब राज्य के हित की बात आती है तो हम इस राज्य के लोगों की भावनाओं से ऊपर उठ करके, दलगत भाव से ऊपर उठ करके यहाँ के युवाओं के हित के लिए हम खड़ा रहेंगे। अर्जुन मुंडा जी की सरकार जो आपने गिराई थी, वहां आपकी दलगत भावना आपके आड़े आ गई थी। आपने कहा था कि नियोजन नीति इन्होंने लागू नहीं किया है, इसलिए मैं इस बात को, पूरी बात आप रखने दीजिएगा, पूरी बात रखने दीजिएगा। आपने मुंडा जी की सरकार गिराई इसलिए कि नियोजन नीति नहीं लाया। आप 14 महीने तक शासन में रहे, आपने नियोजन नीति नहीं लागू किया। जब रघुवर दास की सरकार, हम मुद्दों से भटक गए। नहीं, मैं भटक नहीं रहा, मैं रोजगार की बात करता हूं। नौजवानों की बात है, नौजवानों का रोजगार पर बात हो, नौजवानों के रोजगार पर चर्चा करिए। और रघुवर दास की सरकार ने आज 1 लाख सरकारी नियुक्तियां दी है और 1 लाख एक दिन तय करके 1 लाख यहाँ के नौजवानों के हाथों में रोजगार आया, यानी 2 लाख हाथों में रोजगार आया। ये इस प्रदेश के युवाओं की हुंकार थी, ये उनका सपना था। असल में क्या है कि हम जो आपसे अपेक्षा रखते तोमर जी, हैं वो थोड़ा राजनीति से हटके। कुणाल जी, जो एक दर्द था कि सरकार चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, हर आदमी जानना चाहता है कि आखिर सरकार चीजों को बढ़ा क्यों नहीं पाती। उस प्रश्न का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा कि 14 महीने में इन्होंने नहीं किया। देखिए, 14 महीने का जो कार्यकाल हेमंत जी को मिला था, आप भी जानते हैं कि वो गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, आपने गिराया इसी नाम पर, उसी नाम पर गिराया सरकार। अगर 14 महीने में हम लोगों ने मसौदा बनाया, किसी कारणवश लोकसभा के चुनाव हुए, कोड ऑफ कंडक्ट लगा, अगर हम लागू नहीं कर पाए, मैं अगर यह भी स्वीकार करता हूं कि अगर हम लागू नहीं कर पाए, आपकी कौन सी मजबूरी थी कि ऐसी स्थानीयता नीति आपने बनाई है कि जो नियुक्तियां हुई है 80% नौकरियां राज्य के बाहर के लोगों को जा रही है। इससे तो बेहतर था आप एक बार देख तो लीजिए, 10+2 की नियुक्ति देख लीजिए, पूरे राज्य में आप शिक्षकों का नियुक्ति हुई है, देख लीजिए। रोजगार की ये बात करते हैं, रोजगार मेले समिट की बात करते हैं, बीआईटी सिंदरी के प्लेसमेंट सेल से मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के जिस लड़के को नौकरी मिली है, उसको रांची के समिट में नाम दिया जाता है कि स्किल डेवलपमेंट समिट के माध्यम से। ये आपके चुनावी मुद्दे होंगे, मैं जानता हूं। बंधु तिर्की जी से बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि इस राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा आपके आंखों से देखें, युवाओं के लिए जो चुनौतियां हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और उसको कैसे एड्रेस करेंगे? बंधु तिर्की जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि आप जो एजेंडा झारखंड सब्जेक्ट पर नाम रखे हैं और हम लोग विषयांतर हो जाते हैं, बातचीत नहीं हो पाती है। देखिए, मेन यहाँ का मुख्य मुद्दा जो आपका जो है, आपका जमीन सबसे बड़ा मुद्दा है। एक चीज को जानना होगा आपको, जमीन, जंगल जमीन जी। और बार बार बात जब आती है तो कहा जाता है कि भाई आप यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं दोगे तो इन्वेस्टर कैसे आएंगे, क्या आएंगे। यार, इससे पहले भी आपका एयरपोर्ट बना, आपका इससे पहले हटिया बना, HC बना, बोकारो जमशेदपुर बना, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिया जाता। हम उस बॉक्स से थोड़ा सा ज्यादा निकल के बाहर, मैं रोजगार तो होना ही है। नहीं, अगर रोजगार नहीं मिलेंगे तो बच्चे बाहर जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको,
पड़ा। जी। आप बताइए, आप एक चीज कहा जाए कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि हर हालात में आदिवासियों का जमीन का रक्षा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ राज्य सरकार के बिल्कुल द्वारा होना कहा जाता है, राज्य सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आदिवासियों का जमीन कहीं लिया नहीं जा रहा है। मैं आपके पास में प्रमाण लेते आया हूं, लोगों को भी दिखाना चाहूंगा, आप इसको पढ़ लीजिए जरा सा। नहीं, इसलिए कि किस तरह यहाँ से जमीन लूटा जा रहा है सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है, वो मेरा मुद्दा नहीं है। सरकार के द्वारा लूटा जा रहा है। वो नहीं नो है नो नो, आई एम टेलिंग यू, सरकार के द्वारा देख लीजिए, इसमें देख लीजिए 45 पता का लूटा जा रहा है यहाँ पर। Then who is responsible? Who is responsible? Only government is responsible, I am telling you. बताइए यहाँ पर, देखिए आपके माध्यम से आदरणीय बंधुदा जो बोल रहे हैं, बंधुदा एक मिनट, हम सबके मन में आनंद जी, इस राज्य का जल जंगल बचाना हम सबका दायित्व है और यह दुनिया के लिए भी जरूरी है। लेकिन आप याद करिए कि जब दोहरा मापदंड, आपने कहा कि इस राज्य का विकास का एजेंडा क्या होना चाहिए, जिस प्रदेश के अंदर अपने हित के लिए अपनी राजनीति, दूसरे हित के लिए विरोध की राजनीति चलेगा, आप कल्पना करिए कि हजारों एकड़ जमीन यहाँ के लोगों का, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के आदिवासियों का एचईसी के नाम पर किसने भी स्थापित किया, बोकारो स्टील प्लांट के नाम पर किसने भी स्थापित किया, और आज आप ही वकालत करने के लिए खड़े भी हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने हजारों एकड़ लोगों का जमीन भी स्थापित किया, इसलिए बार बार कर रहे हैं कि हम राजनीति के मुद्दों पर नहीं जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम तो यही सब, चूंकि आप हमारा विकास का तमाम लोग नेता हैं, मेरी बात समझिए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो एक दर्द था कि हम चीजों को जमीन पर नहीं उतार पाते हैं, तो क्या आप चूंकि पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, आप जब सरकार में होते हैं तो आप ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, आपके अंदर में तमाम डिपार्टमेंट्स काम करती है, आप चीजों को जमीन पर उतारते हैं, आखिर जमीन पर उतारते उतारते अटक कहां जाते हैं? उतर रहा है, क्यों नहीं पकड़ पाता? तोमर साहब उतर रहा है। आप देखिए कि पूर्वांचल का आर्थिक प्रवेश द्वार संथाल पड़ना का, आज उसी संथाल पड़ना में बंदरगाह बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी झारखंड में बंदरगाह बन रहा है और हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक वो बंदरगाह तैयार हो गया। आने वाला 1-2 महीना के अंदर वो साहेबगंज में बंदरगाह मिलने जा रहा है। आज आजादी के बाद से लड़ाई लड़ रही थी, लोग मांग कर रहे थे, आज वो साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल, मैं चूंकि इसलिए कहता हूं कि संथाल पड़ना हमारा प्राथमिकता में फोकस रहा था। आज उसी संथाल पड़ना में एम्स का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 70 साल में हमारे विरासत में कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान हमको नहीं मिला था। ये विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तमाम अवरोधों के बाद भी कुणाल जी से भी जाने को देवघर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपके बातों को, इसीलिए मैंने कहा ये काम तेज गति से हो रहा है और ये दलगत भावना से ऊपर उठ करके सभी हमारे साथीगण भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुणाल जी, आप आनंद ओझा जी ने अभी कहा कि कई बार ये जो पहली बार सिंड्रोम है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पेसिफिक सिंड्रोम है, पहली बार कि सब कुछ पहली बार हो रहा। 70 सालों में IITs बने, में मेडिकल कॉलेज तक नहीं बना पाए। 70 सालों से को बोलने दीजिए जी। 70 सालों से एक भी IIT नहीं बना था इस देश में, एक भी IIM नहीं बना था, सब कुछ मोदी जी के आने के बाद ही बना है। ये तो ये भी कह देंगे ताजमहल भी पहले नहीं था बना। तो मैं आज एक बहुत मूलभूत सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं जी। इस झारखंड की राजनीतिक राजधानी है रांची, औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर जी। NH-33 अब तक क्यों नहीं बना? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसका जवाब सबसे पहले देना चाहिए। क्यों नहीं बना है NH-33? और दूसरी बात, मैं आ रहा हूं, आप कमियां मोमेंटम झारखंड करते हैं, कमियां गिनाने के लिए ये मोमेंटम झारखंड करते हैं। टायो कंपनी अब तक बंद है। कुणाल जी एग्री, लेकिन सवाल हमने दूसरा पूछा है। इसलिए देखिए जो बातें हो रही है, देखिए विकास के जो काम है, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जो आधारभूत संरचना के विकास की काम है वो 5 साल आपको आगे लेकर जाते हैं, वो 5 साल आगे लेकर जाते हैं। लेकिन जो सोशल एम्पावरमेंट होता है, जब आपके लोग अपने आप को पावरफुल फील करना शुरू करें, वो डेवलपमेंट के मॉडल अपने आप चुन लेते हैं। वही तो उस दिशा में कौन सी काम किया सरकार ने, इस बात की बात होनी चाहिए। वही मैं जाने को आज झारखंडी अपने आप को परिभाषित करने से डरता है इस राज्य में। हम तो कभी मुद्दों की बात ही नहीं करते। अगर मुद्दों पर बात कर लिए होते तो शायद कोई एक कहीं ना कहीं रास्ता नजर आता है। आप कल के युवा हैं, सबसे बड़ा नेता आप हैं युवाओं के। आपसे सिर्फ हम ये कोशिश कर रहे हैं जाने की, जो हम बार बार जो मुद्दों को गिना रहे हैं कि यहां पर ये डेवलपमेंट नहीं है, IIT पहले से था, हम तो सिर्फ उस केस स्टडी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार आपकी हो, सरकार भाजपा की हो, आखिर चीजें जब जमीन पर उतारने की कोशिश होती है वो रफ्तार नहीं पकड़ पाता। तो क्या हमारी सोच नहीं लगता कि थोड़ा उदार होना चाहिए?
आप चूंकि युवा हैं, हमने आपको पार्टी के आधार पर नहीं बुलाया, आपको हमें एक बार न्योता के रूप में बुलाया है। अनंत ओझा जी हैं, बंधु त्रिकी जी, चूंकि दोनों पीढ़ी को देख रहे हैं तो राजनीति को इनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तो बंधु त्रिकी जी, हम यही कोशिश कर रहे थे कि झारखंड का चेहरा कैसे बदलेगा, झारखंड देश के पैमाने पर मैप पे एक अलग सा चेहरा बन के आए, जो नीचे की राजनीति उसको भी छोड़ देते हैं। आप वो जनता को गिना लीजिएगा। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि झारखंड के तरक्की के लिए आपका जो रोड मैप है, कृषि, भूमि, इससे थोड़ा हटकर कैसे सरकार चलाएं, कैसा छवि बनाएं। नहीं, मैं तो इसके लिए पहले ही कहा कि भाई जो संभावना है और पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो डिवीजन प्रमंडल है, जो भौगोलिक रूपरेखा, उसको अध्ययन किए बगैर अगर कोई आप योजना बनाते हो तो फिर आप कभी इस प्रदेश में वो आपका सफल आपका नहीं हो पाएगा। ठीक, आप इसीलिए उस पर आपको अध्ययन करने की जरूरत है। भले आप सरकार आप है, आज हमने ये किया वो किया, आप अपना स्वाभाविक है, हर सरकार हर पार्टी अपना तो उपलब्धि गिनाएगी ही, लेकिन जो मैंने पहले कहा दिया बेसिक चीजें कि टोटल चीजों को आपको उसको अध्ययन, स्टडी और संभावना को आपको जानना होगा। जैसे उदाहरण, आप एक चीज मान के चलना होगा कि आदिवासी यहाँ का केंद्र बिंदु है, आप कितनों कुछ बोल लीजिए, बात को सुना जाए। झारखंड में निवास करने वाला आप कोई भी चीज कर दे, मूलवासी, हम सबकी बात कर रहे हैं बंधुदार। बातों सुनिए राजेश जी, बातों सुनिए। आप मैं क्या कर रहा हूं उसको सुनिए। आप सारा चीज कर लीजिए, लेकिन उसका जीवन शैली, उसका कार्य शैली, उसको बगैर अगर जाने अगर आप योजना बनाते हो तो हमको लगता है कि ऐसे में आपका झारखंड का विकास संभव नहीं है। आप लोगों से बात करने के बाद एक बात तो तय हो गया कि कार्य शैली और जीवन शैली को तो जानना होगा। की हम कल्पना देख लीजिए ना, रोड आप मैप बनाते हैं, हालात देख तो लो। हम आदिवासी, गैर आदिवासी, इस राज्य में निवास करने वाले तमाम मूलवासी, हम सबके हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई प्लान करें। इसीलिए मैंने कहा, ये जरूर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा राजेश जी। खेद है, समय का थोड़ा अभाव है। योजनाएं गलत या सही नहीं होती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हमसे तो बात ही नहीं कर पाए। ईस्टर्न जोन से पर्टिकुलरली लोगों का माइग्रेशन अच्छे से, जिसको भी थोड़ा पैसा है वो दिल्ली, पूना कहीं भेज रहा है, थोड़ा पैसा है तो विदेश भेज रहा है। तो हमारे जो इलाका है उसमें कौन लोग हैं? ऐसे लोग हैं, 2-3 तरह के लोग हैं जो हमारे विश्वविद्यालयों में आज हैं। एक तो हमारी लड़कियां हैं जिनको हम भेजते नहीं हैं जी, उनकी मोबिलिटी का सवाल है। और लड़कियों को तो हम लोग एसेट समझते नहीं है, पराया धन समझते हैं, तो सोचते हैं किसी तरह इस सिस्टम में पढ़ा दो। तो लड़कियों को हम नहीं भेज रहे हैं, मोबिलिटी और ये इशू। दूसरे हमारे आदिवासी हैं, और आदिवासियों में वो आदिवासी है जिनके पास साधन नहीं है। तीसरे हमारे जो दलित हैं, वो भी वो लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है। तो जिनके पास साधन नहीं है वो हमारे सिस्टम में, विश्वविद्यालयों में बहुत आशा के साथ आते हैं। उनकी आशाएं और आकांक्षाएं बहुत हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं और कहते हैं कि मेरी बकरी नहीं बिची इसीलिए फीस नहीं दी है। तो वो बकरी बेचकर, सब्जी बेच के पढ़ना चाहते हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है बहुत बड़ा कि ये सामाजिक दायित्व है हमारा कि इन बच्चों को अच्छी शिक्षा हम दे सकें। और आज के दिन सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है शिक्षकों की भारी कमी के साथ, अगर वो नहीं आते हैं, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कमी के साथ उनको वो शिक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसे लोग अगर उनको हम शिक्षा देंगे तो एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। शिक्षक के बिना शिक्षा का विकास संभव नहीं है। तभी होगा जब हम लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट अच्छा से करें। इसमें पहली बात, कंटेंट पर हायर एजुकेशन पे काफी डिबेट होना चाहिए कि हायर एजुकेशन जो एक्सेसिबल है वो क्या हो, स्किल्स कौन सा ट्रांसफर करे। हम सबको कहते हैं कंप्यूटर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन हमारा जो अपना स्किल है, अशोक जी यहाँ हैं, जब झारखंड बना तो हम लोगों ने चिंगारी डिक्लेरेशन तय किया था कि आखिर झारखंड की दिशा क्या होगी। मुझे कहना पड़ता है कि कुछ ही उस दिशा में हम लोग बढ़ पाए, क्योंकि जो आपका झारखंड है कहाँ, झारखंड रांची में शायद नहीं है, झारखंड शायद बोकारो में नहीं है, क्योंकि ये तो विकास के द्वीप हैं। झारखंड है हमारे गांव में, और गांव की स्थिति जो मानसिकता रही है झारखंड में, अगर ये मानसिकता का एक उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे, एचईसी 1 नंबर के दोन की जमीन पे खड़ी है, 1 नंबर की खेती है वो। आप अगर सोचते कि झारखंड में खेती हो सकती है तो वो एचईसी 10 किलोमीटर इधर उधर लगा सकते थे आप। तो आपकी मानसिकता है मिनरल, आपकी मानसिकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन यहाँ का गुमला का चावल बनारस में इतने प्रीमियम पर बिकता था, ये हम लोग भूल रहे हैं। तो अगर ग्रोथ करना है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा गरीबी हटाना, अशिक्षा को दूर करना, और बेरोजगारी, इतना माइग्रेशन है आपका, हर लेवल का माइग्रेशन है, और हमारे स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स,
इंप्रूव किया है, बहुत कुछ इंप्रूव किया है। हम लोग पिछले 18 वर्षों में देखे हैं, ये कह देना पॉलिटिकली पता नहीं कितना है, लेकिन इंप्रूव किया है। चलिए, मैं भी मानता हूं इंप्रूव किया है, लेकिन किया है। अभी उस जगह पर हम नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए था। हरीश्वर दयाल जी, मैं रिसोर्स की बात कर रहा था आपसे, और रमेश शरण जी ने कहा कि आदिवासी बहुल इलाकों में बहुत थोड़ी मुश्किलें भी होती हैं। उसी रिसोर्स की बात मैं कह रहा हूं। सरकार से, केंद्र सरकार के पैसे भी आते होंगे, आप कह रहे हैं कम आते हैं, लेकिन इन कम पैसों में गरीबों का, आदिवासियों का हक उन तक पहुंच पाता है क्या? नहीं, पहले तो मैं बात करूंगा कि जो आप रिसोर्स की बात कर रहे हैं उस पे मिनरल्स हमारे यहाँ है। मिनरल से हम लोगों को मिल क्या रहा है? मिनरल से हम लोग को पोल्यूशन मिल रहा है, मिनरल से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, और मिनरल से फायदा क्या होता है? रॉयल्टी, जिसकी आप बात कर रहे हैं। रॉयल्टी हमारा 2012 के बाद रॉयल्टी रिवीजन नहीं हुआ है, जो कि हर 3 साल पे हो जाना चाहिए। और जैसे कोल रॉयल्टी की बात करें तो 2012 में हमारा कोल रॉयल्टी 12% हुआ करता था, और वह इनवॉइस पे होता था, मतलब टैक्सेस वगैरह हटा करके, और जिस पर काफ़ी दिनों से डिमांड है कि नहीं उसको 16% होना चाहिए। अगर वह 16% हो जाता तो करीब 1200 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिलता, तो वह हमारा चला जा रहा है। तो रॉयल्टी अगर हमारा इंप्रूव कर जाता है, रेट ऑफ रॉयल्टी इंप्रूव करता है, तो हमारे रिसोर्सेज अधिक आएंगे। जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, आप जानते हैं कि जीएसटी फेवर करता है वैसे राज्यों को जो कि कंज्यूमिंग स्टेट हैं, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। हमारा राज्य प्रोडक्शन बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, तो वहाँ भी हम लोगों को अभी तो चूंकि हम लोगों को वहाँ पर कंपनसेशन मिल जा रहा है तो हम लोग स्थिर हैं, लेकिन 2021 के बाद क्या होगा? तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इस रिसोर्स को और ज्यादा जनरेट करने की जरूरत होगी, और जिसके लिए हमको तीव्र जनरेट कैसे होगा? मैं अभी पूरा झारखंड घूम रहा हूँ इलेक्शन के मुद्दे को लेकर, तो मैंने कोडरमा में देखा अबरख का जो काम बंद है, लेकिन अनलीगली हो रहा है। हाँ, वहां भी गया मैं। फिर मैं पलामू की बात करें, जपला सीमेंट बंद है, उसके जो पार्ट्स हैं वो नीलाम हो रहे हैं, जो भी चीजें हैं, तो रिसोर्स कहाँ से आएंगे? हम चीजें बंद कर रहे हैं। हाँ, रिसोर्स के कई अभी सोर्सेज बचे हुए हैं। एक तो है कि हम लोगों को सेंटर के साथ अच्छी बात करनी होगी, जिससे कि रॉयल्टी रिवीजन वगैरह हो, जिससे कि हम लोगों को अच्छा रिसोर्स मिल सके। काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने एडवोकेट किया है अभी 15 फाइनेंस कमीशन के सामने कि हम लोगों को डिवोल्यूशन और उसका शेयर जो इंटर से शेयर होता है स्टेट का, वह भी हम लोगों को ज़्यादा मिले। ज़्यादा उम्मीद हम लोगों को है कि 15 फाइनेंस कमीशन मानेगा, तो उससे भी हमारे रिसोर्स बढ़ेंगे। और दूसरा, हमको प्रोडक्शन बेस बढ़ाने की ज़रूरत है, और प्रोडक्शन बेस हम लोगों को ऐसे जगह बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है जो कि एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट कर रहा हो, ऐसा इनकम जनरेट कर रहा हो जो कि गरीबों तक जा सके। जैसे कि एग्रीकल्चर में हम लोगों को ज़रूरत है विकास दर बढ़ाने की। जैसे डोभा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनाया गया, बड़े डायमीटर वाले वेल बनाए गए, जिससे कि एग्रीकल्चर बढ़ा, और जिसके कारण कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेजिटेबल कल्टीवेशन काफ़ी कस के बढ़ा है। यहाँ के वेजिटेबल बाहर भी जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, तो वह वहाँ पर एक विकास की गुंजाइश है और काफ़ी हद तक वह पूरा हुआ है। एमएसएमई एक काफ़ी अच्छा सेक्टर है। और अगला जो है वह है कि यहाँ का जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था बहुत हद तक, झारक्राफ्ट आप जान रहे हो। ये तमाम सलाह जो आप अभी बता रहे हैं लोगों को, क्या सरकार तक नहीं पहुँचती है? कौन सी? जो तमाम बातें बता रहे हैं आपकी, मार्केटिंग की जरूरत है। काफी हद तक कोशिश हो रही है इस डायरेक्शन में। जैसे मैंने आपको कहा कि 15 फाइनेंस कमीशन के सामने में जो मेमोरेंडम दिया गया, तो वो तो स्टेट का क्रिएशन है। जी, कोशिशें हो रही हैं। कोशिश हो रही है। चलिए, थोड़ा इंतजार करते हैं कब तक कोशिशें पूरी होती हैं। कोशिश हो रही है। रमेश शरण जी, आपने बताया कि जो शिक्षा में कमियां रह गई, किस वजह से, क्या है? हम प्राइवेट स्कूलों की तरफ, प्राइवेट कॉलेजों की तरफ रुख करते हैं, पलायन कर जाते हैं यहाँ से पढ़ाई के लिए। क्या ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर, प्राइवेट कॉलेज के तर्ज पर चलाएं? जरूर। देखिए, उसमें क्या है कि इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया दिल्ली है। दिल्ली में आप देखिए कि जो पब्लिक हमारे इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स हैं वो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स बहुत देश है, इसी देश के अंदर एक जगह जो हमारे पब्लिक, और आज के दिन भी जो संस्थाएं अगर आप देखिए भारतवर्ष में, तो सबसे बढ़िया संस्थाएं तो पब्लिक सेक्टर में है। वो चाहे IITs हो, चाहे वो IIMs हो, चाहे वो हमारा नेतरहाट का स्कूल हो, चाहे कस्तूरबा विद्यालय हो, नवोदय हो, वो सारे पब्लिक सेक्टर में है। और वो सारा इन्वेस्टमेंट, अभी परेशानी हमारी क्या है कि शिक्षा में असमानता बहुत बढ़ गई है, और ये असमानता ओवर द टाइम पीरियड बढ़ा। अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद देखिए, कोठारी कमीशन के रिपोर्ट को देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे सबको शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन हम लोग धीरे धीरे ये जो असमानताएं बढ़ी है, तो इस असमानताओं को रोकने की जरूरत है। और जैसा हमने पहले कहा कि उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो आप मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो DPS स्कूल में जाता है,
और वो शायद केजी या क्लास 1 में माउस पकड़ता है, और हमारा एक बच्चा मुसर का है, वो गांव में चूहा पकड़ रहा है, दोनों माउस पकड़ रहे हैं, दोनों में फर्क कितना है? आप इन फर्कों को देखिए, और इस फर्क को तभी कम किया जा सकता है जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक बड़े हिसाब से डाला जाए। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिस देश में एजुकेशन में गया है, उस देश में एजुकेशन में काफी तरक्की हुई, उस देश में जीडीपी का तरक्की हुआ, क्योंकि तब आपका पोटेंशियल यूज होता है। तो इसीलिए हमको जो लगता है बेसिकली कि ये असमानताएं दूर हों, और असमानताओं को दूर करने का तो बहुत कई उपाय हैं। एक तो हम लोग दिल्ली से सीखे इन्वेस्टमेंट, उन स्कूलों को अच्छी तरह चलाना। अब तो लोग प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी स्कूलों में वहां दे रहे हैं, हम लोग सभी सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट है। बिल्कुल, मैं तेलंगाना में रहता हूँ, हैदराबाद में, वहाँ जो हालात हैं सरकारी स्कूल इतने स्ट्रांग हैं कि आप शायद कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा है या हिंदी मीडियम का बच्चा है। ये व्यवस्थाएं कि हमारे यहाँ नहीं हो सकती है? जरूर हो सकती है। उसके लिए हमने कहा कि जो एक्सपेंडिचर हम एजुकेशन पे कर रहे हैं वो सही नहीं है। और जैसा हरीश्वर जी साथ कह रहे थे कि अगर आप सीएजी के रिपोर्ट्स को देखिए तो हमारा रेवेन्यू लीकेज भी बहुत है। जितनी आमदनी हम वसूल सकते हैं उतनी हम लोग रेवेन्यू वसूल नहीं रहे हैं। तो हमने पहले भी सजेस्ट किया था कि आप एक कमेटी बनाइए, कमीशन बनाइए, देखिए कि लीकेजेस कहाँ हैं। और अगर मान लीजिए कि साल में आप 1000 करोड़ रुपए भी एक्स्ट्रा ले आते हैं, 1500 करोड़ ले आते हैं, और उसको शिक्षा पर केवल खर्च कीजिए। हम लोग लगातार, एक मुख्यमंत्री ने हमसे पूछा था क्या करें, हमने कहा कि 3 जगह खर्च कीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी। समाज गति पकड़ता है, और जिस तरह से जो नीचे का समाज है, जिसको हम पीड़ित, शोषित, दलित कहते हैं, वो आगे आने को तत्पर है, और कोई बाधा नहीं आई। अब तक बाधाएं थी, हिंड्रेंस थी, वो सड़क पर चल नहीं पाता था, उसकी पीठ लाठियों से होती थी, कोई संरक्षण नहीं दिया करता था। तो मुझे लगता है कि एक 2 दशक में, 20 सालों में यहाँ के गांव उभर से दिखाई देंगे। यहाँ मार्केट बन जाएगी, नीड के अनुसार मार्केट बनेगी, और जो हॉर्टिकल्चर ग्रो होगा वो दुनिया की मार्केट बन के उभरेगी। ये संभावनाएं यहाँ दिखती हैं, और सरकारें भी और पॉलिटिकल पार्टी भी उसी अनुरूप अपने को ढालेंगी। लेकिन हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हैं, हम उनसे विकास की बात करते हैं तो आरोप पे आरोप लगते हैं। बीजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे, वो किसी और क्षेत्रीय दल पे, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, कोई गंभीरता से जवाब नहीं देता। सर में ऊंट की पीठ पर जो बैठता है वो बचकता है। तो पावर में जो आता है वो सोचता है कि हम ही सब कर देंगे, विरोध में जो रहता है वो सोचता है कि नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य देश का यही है जी कि विमर्श नहीं है, एक दूसरे को टॉलरेंस नहीं है, नकारात्मक बोध खड़ा हुआ है। हम चीज़ों को सकारात्मक भाव से देखना शुरू करें, अपनी भूमिकाएं तय करें कि कुछ मुद्दों पर विरोध होंगे, लेकिन कुछ मुद्दे जो हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये तो दोषारोपण करना गांव वाले से मुक्त है, मैंने एटलीस्ट उनको इससे मतलब नहीं है। नहीं, आप यहाँ बैठे हुए थे, आप देख रहे थे तमाम लोगों को, बहुत ही अभद्र दृश्य था, और ये किसी शिष्ट और भद्र समाज का द्योतक नहीं था जो आज विमर्श हमने देखा। और बड़ा दुखद लगा मुझे, आपने इतना लंबा अच्छा प्रयास किया था, इसका उपयोग करना चाहिए था एकेडमिक डिस्कशन में। जी इसका उपयोग विषय से विषयांतर थे, लग रहा था कि ये वोटर्स मंच है, तो इसके लिए तो क्या कहा जाए। तो लेकिन गांव की चौपालें, और मेरा दूसरा मानना है गांवों की शक्ति गांवों में है, इसलिए हमने नारा दिया न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। गांव में गांवों की नीति बननी चाहिए। इधर कुछ बातें शुरू हुई हैं, हमारे लोग जा रहे हैं गांव में, अब समझ में आ रहा है, ये दिल्ली को भी समझ में आ रहा है, इसलिए दिल्ली ने भी उधरी उन्मुख अपने को किया है। मुझे आशा है कि 10-15 सालों में चीज़ें ठीक होंगी। बिशनपुर की तस्वीर आप